नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका पीसीएस क्लासेस पर। चलिए, आज हम एक अलग कंसेप्ट, एक अलग टॉपिक, एक अलग सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है इंडियन पॉलिटी, यानी भारत की राज्य व्यवस्था। चलिए, इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्यों इंडियन पॉलिटी को पढ़ना जरूरी है? देखो, हमारे बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, हम बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं। बेसिकली जो एग्जाम्स हम नॉर्मली दिए जाते हैं, हर किसी एग्जाम में पॉलिटी पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी का हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी का हो, कोई डिफेंस का हो, कोई एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, कोई स्टेट सिविल सर्विसेज। एक पॉलिटी ने अपनी ही एक इम्पोर्टेंट जगह बनाई, और इस पॉलिटी को हम आज शुरुआत करने वाले हैं। हम इसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे कि स्टार्टिंग से कैसे पॉलिटी इवॉल्व हुई, या कैसे इंडियन पॉलिटी की शुरुआत होती है। क्योंकि इंडियन पॉलिटी की जब बात की जाती है तो हम किस चीज को पढ़ते हैं? हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा एक साथ पढ़ने की बजाय अगर हम कुछ हिस्सों में पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। और उसी चीज की शुरुआत मैंने अब की है। अब हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में ना पढ़ के, या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ ना करके, हम साथ साथ उसको कुछ हिस्सों में बांट के पढ़ें, ठीक है। जैसे सबसे पहला पार्ट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी संवैधानिक ढांचा। पार्ट कहने को तो देखो, पॉलिटी है, पॉलिटी की बुक्स अवेलेबल है, एम लक्ष्मीकांत जैसी बहुत ग्रेट बुक्स हैं मार्केट में। टीचर्स भी बहुत है पढ़ाने वाले। लेकिन हर वही बात है, मुझ में ऐसा क्या मिलेगा आपको? मैं जिस हिसाब से आपको समझाऊंगा, ऐसा एक बार समझाने के बाद आपको दोबारा कहीं से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक एस्पेक्ट, फैक्ट, सब कुछ मैं क्लियर करके चलूंगा। और साथ में बेयर एक्ट्स, आर्टिकल्स, वो आपको समझाता चलो, ठीक है। आपको हर चीज एक ही जगह, एक ही सब कुछ एक इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो एस्पिरेंट्स, बात ऐसी है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता क्या है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम बेसिक पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, यानी सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो बना कैसे है, शुरुआत कैसे हुई है उसकी। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, किसी भी देश का संविधान बनाया जाता है, तो उसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी होती है कि वो फाइनली जो स्टेज पे इवॉल्व हुआ है वो पहले कैसा था। उसकी उस स्टोरी को हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं। और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक अपनी स्टोरी है, जिसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस करें कि क्यों ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक संविधान की जरूरत है, क्यों हमें संविधान को लागू करना पड़ा, क्यों हमें संविधान बनाना पड़ा, संविधान सभा का गठन करना पड़ा। ये सारी जो प्रोसेस है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है जब हम बात करते हैं कि हमने पूरा जो पुराना हिस्सा है वो देख लिया, लेकिन अब क्या? अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, या कह लो कि एक संविधानिक सभा का गठन कर चुके हैं, और अब उस संविधानिक सभा का काम है संविधान को बनाना। तो सेकंड पॉइंट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी फ्रेमवर्क का पार्ट है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी का पार्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी का पार्ट है। चलिए, नेक्स्ट, अगर हम आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी स्टेप, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है, सब कुछ हो गया। अब क्या? अब
इसके फीचर्स देखे जाते हैं। उसके बाद इसके फीचर्स देखे जाते हैं कि हमारा फीचर्स कैसे है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ है वो है कैसा, उसके फीचर्स क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, वो कहाँ से लिया गया, कैसा बनाया गया, क्या वो बहुत लेंथी है, क्या वो बल्कि, मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान, क्या वो ऐसा ही था, स्टार्टिंग से था, क्या स्टार्टिंग में जो आर्टिकल्स थे आज भी वही है, या कुछ हटाए गए, कुछ ऐड किए गए, कुछ घटाए गए। इन सभी सवालों का जवाब हमें फीचर्स को देखने के बाद मिल जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद फीचर्स भी हमने देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब, हम जिसे कहते हैं लॉ बुक ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत होती है। लॉ बुक ऑफ इंडिया भारत के जो कानून की किताब है, जिसको हम संविधान का नाम देते हैं, उसकी शुरुआत होती है। यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं इसी पार्ट में, प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल यानी भारत की संविधान की प्रस्तावना। एक समय था जब इस प्रस्तावना को सिर्फ एक आइडिया मान के जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 की वो तारीख थी जब जवाहरलाल नेहरू ने इसे जस्ट एक आइडिया मान के एक पेज पे लिख के ये कहा था कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे एक आइडिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रारूप है वो इस तरह का होना चाहिए, जो कि बाद में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बन के भारत के संविधान में जोड़ा जाता। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद एक सिंपल सी स्टोरी आएगी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में, जैसे ही नेक्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में सिंपल सी बात ये है, ये समझ लो आपके फादर ने आपको एक प्लॉट लेके दे दिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आपको यह यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और यही है वो पार्ट जो जहां से कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में शुरू होता है, जिसको कहते हैं पार्ट 1, भाग 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 to 4, आपके फादर ने आपको लेके दिया एक प्लॉट। अब इस प्लॉट के अंदर कौन व्यक्ति रहेंगे, किनका अधिकार होगा कि वो इस बाउंड्री के अंदर, इस प्लॉट के अंदर रह पाएंगे, इस प्लॉट के अंदर रह पाएंगे। यही सेकंड पार्ट है नेक्स्ट, जिसका जो हमें इसी फ्रेमवर्क में पढ़ना है, सिटीजनशिप, यानी किनका अधिकार है, कौन नागरिक है भारत के, ये चीज हम पढ़े। आर्टिकल नंबर 5 to 11, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 2, ये हमें बताए। चलिए इतना हुआ, आगे समझते हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने, ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक चीजें देख ली कि हम, मतलब यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग हमने प्लाट खरीद लिया है, सिटीजनशिप कौन उसमें रह सकता है ये हमने डिसाइड कर दिया है। लेकिन अब आगे क्या, अब ये होगा कि हमारे जो फादर साहब होते हैं, जो वो बड़े मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के, एक ये होता है ना कि इंडियन फादर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये है, तो उनकी ना एक रूल बुक होती है अंदर ही माइंड में कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या अधिकार है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी पैटर्न से चलता है, आगे बढ़ाता है। हमें मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3, भाग 3, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। और ये आर्टिकल नंबर कितने, 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे, ये तो ये हो गया कि हाँ, हमें क्या करना। अब हमारे पिताजी को हमारे लिए क्या करना है, यानी स्टेट्स हमारे लिए क्या करेगा, हमारे जो राज्य हैं वो हमारे लिए क्या करेगा। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, जो कि पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। उसी के बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे। हम अब देखेंगे हमारी ड्यूटीज क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य,
पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। यहां तक पहुंचने के बाद जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ देखा जाता है अमेंडमेंट्स के बारे में। क्या हमें बदलाव किए जा सकते हैं, क्या बदलाव नहीं किए जा सकते, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और इन सभी स्ट्रक्चर्स को मिला के हमें पूरी तरह एक पार्ट तैयार होता है जिसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी संवैधानिक ढांचा। इस पार्ट को समझने के बाद हमारा हर एक एग्जाम का 40 to 50% सिलेबस खत्म हो जाता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन 40 to 50% पार्ट इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ। इसमें मैं आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी चीजें नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट एक स्टोरी की तरह आज एक छोटा सा नरेशन लेंगे, इंट्रोडक्शन की तरह एक छोटा सा नरेशन लेंगे और एक्चुअली में इसको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए बात करते हैं कि स्टार्टिंग में वो टाइम पीरियड देखो। यहाँ तो 1600 मैंने मेंशन किया, लेकिन मैं आपको उससे भी पहले बताऊंगा। 1498 में वास्को डिगामा नाम से पहले भारत में आता है। एक व्यक्ति आता है जो पुर्तगाली होता है। वो भारत में आता है, भारत की खोज करता है। कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुर्तगालियों ने की। क्या पहले भारतीयों के बारे में कोई जानता नहीं था? जानता था। क्या व्यापार होता नहीं था? होता था। सब कुछ होता था, हर चीज थी। तो उन्होंने डिस्कवरी कैसे की? उन्होंने एक सी रूट की डिस्कवरी की थी जिससे इंडिया से एक नई कनेक्टिविटी बन गई। ठीक है, सी रूट की खोज की, जिसकी वजह से इंडिया से नई कनेक्टिविटी। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या, कनेक्टिविटी तो बन गई, अब आगे क्या? धीरे धीरे यूरोपियंस का इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ का शासन आता है ब्रिटेन में। और 1600 से पहले 1598 में क्वीन एलिजाबेथ एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग होते हैं वो क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं और चार्टर मांगते हैं कि भारत से हमें ट्रेड करना है, हर हमें इसकी परमिशन दो। उन्हें 1599 में ये परमिशन मिल भी जाती है और 1600 में, ठीक है, 1600 में वो भारत में आ जाते हैं व्यापार करने के लिए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, पूरी तरह ट्रेडर्स थे। याद रखना, ट्रेडर्स यानी व्यापारी थे। और वो व्यापारी कैसे सिंपल ही बहुत लंबे समय तक सिर्फ व्यापारी रहते हैं। वो शासक नहीं बने थे, वो रूलर्स नहीं बने थे, वो सिर्फ ट्रेडर्स थे और ट्रेडर्स ही रहे। कब तक? 1707 तक। हालांकि बीच में यूरोपियंस की आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती थी, लेकिन 1707 में एक ऐसी घटना होती है जो मुगल राजा थे औरंगजेब, या मुगल जो कह लो कि सुल्तान है, या मुगल जो किंग है औरंगजेब, उनकी 1707 में हो जाती है मृत्यु। औरंगजेब डेथ, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के साथ ही एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसके बाद एक जितने भी मुगल शासक बनते हैं, कब तक? 1757 तक, जिसको कहते हैं हम बैटल ऑफ पलासी, यानी पलासी का युद्ध। बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध। यहां तक कोई भी एफिशिएंट रूलर नहीं होता। ठीक है, कोई भी एफिशिएंट रूलर का मतलब है कि कोई भी राजा इतना सक्षम नहीं है कि वो ढंग से पूरे इतने बड़े मुगल एम्पायर को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रख सके। इसका फायदा उठाते हैं अंग्रेज। और 1707 के बाद वो धीरे धीरे कंट्रोल अपना बढ़ाना शुरू करते हैं और 1707 में बैटल ऑफ पलासी करते हैं। और इसमें हरा के वो काफी मतलब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेते हैं। वहीं पे कुछ समय बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर फिर से लड़ते हैं अंग्रेज। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। अब ये बक्सर का जो युद्ध है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई 1764 में। इसके बाद तो उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा,
याद रखना, बंगाल बिहार उड़ीसा, याद करने के लिए बीबीओ। ठीक है, बीबीओ, बंगाल बिहार उड़ीसा, यहाँ के इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब कि टैक्स वगैरह पे सब कुछ कंट्रोल इन्हीं का हो गया। अब टैक्सेशन सिस्टम पे भी कंट्रोल इनका आ गया है। और 1765 में तो ये पूरी तरह, मतलब एक ऐसा होल्ड बना लेते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं बंगाल बिहार और उड़ीसा को। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीतते हैं, दीवानी राइट्स प्रॉपरली अटेन कर लेते हैं 1765 में। मतलब अब पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन दीवानी राइट्स के इनके पास है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। तो 1765 में पूरी तरह इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, बंगाल बिहार और उड़ीसा की। नौ 1765 के बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो हिस्सों में समझते हैं। एक हिस्सा होता है कंपनी के रूल का, जब कंपनी का शासन चलता है। ठीक है, सिर्फ जो क्वीन है वो सिर्फ बाहर से, या पार्लियामेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो बाहर से उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन बना देती है कि ठीक है आप भारत पे ये लागू कर दो, कुछ और नए चार्टर एक्ट्स ला देती है, कुछ नए एक्ट वगैरह ले आए और उसके बाद लागू कर देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब पूरी तरह ब्रिटिश शासन को अपने इंडिया को अपने कंट्रोल में लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम क्राउन रूल। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे खुद क्वीन कंट्रोल में लेती है सब कुछ, कि अब हट जाओ, तुमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत गंद मचा लिया, अब हट, सब साइड हो जाओ, बहुत है, अब इंडिया को मैं संभालू। तो क्वीन यहां से क्राउन रूल कंट्रोल करती है। कब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है, देखिए स्टार्टिंग में एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब 1773 से पहले ब्रिटिशर्स के बीच में ना कंपनीज में बहुत ज्यादा करप्शन होगा। ब्रिटिशर्स पहले ट्रेडर्स थे। ठीक है, और 1765 के बाद जब उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, तो कंपनीज के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वाले जो लोग होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्स के, उनको तो लगता है यार इनकी तो चांदी चांदी हो रही है, ये तो ट्रेडर्स भी हैं साथ में रूलर्स भी बनते जा रहे हैं, इनको तो दीवानी राइट्स मिल रहे हैं, मतलब इनको तो बहुत पैसा होना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, ये बेचारे कर्जे में डूब रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कर्जे में डूब रहे होते हैं, और 1 लाख पाउंड का कर्जा लेने के लिए पहुंच जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी ब्रिटिशर्स के पास, लंदन। अब वहां पे ना इनको मिल जाता है मौका, कि बोला बेटा लोन तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन कुछ हमारी शर्तें होंगी, कुछ तुम्हें जो शासन करना होगा वो हमारे अकॉर्डिंग करना होगा, अपने आप तुम कुछ नहीं करो। बोले ठीक है जी, करते हैं, जो भी आप कहोगे हम मानेंगे। तो इन्होंने 1773 से बनाना शुरू किया रेगुलेटिंग एक्ट। यहां सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट्स के बाद चार लगातार चार्टर एक्ट्स भी आते हैं। लेकिन उससे पहले 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, 1784 में, इससे पहले 1781 में अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में हुई हुई कुछ कमियों को सुधारने के लिए आया था। ठीक है, और कुछ टोटल चार चार्टर एक्ट्स भी आए। टोटल चार चार्टर एक्ट्स कब कब आए हैं, ये आए हैं। पहला, अगर आप 1773 में 20 जोड़ दो, 1773 में 20 जोड़ दो तो बनेगा 1793। 1793 में आता है पहला चार्टर। फिर इसमें 20 जोड़ो, इसमें 20 जोड़ोगे तो बनेंगे 1813, ये बनता है दूसरा चार्टर है। अब 1813 के बाद इसमें फिर 20 जोड़ो, इसमें फिर 20 जोड़ोगे तो बनेगा 1833, इसमें आता है तीसरा चार्टर है। और फिर जी 20 जोड़ोगे बनेगा 1853, जिसके बाद जिसको कहेंगे हम चौथा चार्टर है। यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हर 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट आता है, टोटल चार चार्टर एक्ट। लेकिन 1853 तक आते आते ना इनका जो शासन था वो बहुत क्रूर हो जाता है, ब्रिटिशर्स काफी क्रूर हो जाते हैं, और जिसके बदले में इनको मिलती है 1857 की क्रांति यानी रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट के होते ही चीजें बदल जाती,
ब्रिटिशर्स को लगता है अरे हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इनके लिए, इनको सभ्य इंसान बना रहे हैं, इनको सभ्य चीजें सिखा रहे हैं, ब्रिटिश कल्चर में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ये ऐसा कुछ महसूस होता है किसको? क्वीन को, जो कि बैठी है लंदन में। अब वो लंदन में बैठी बैठी कहती है बस बहुत हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब से आपको किया जाता है अबॉलिश, आप कोई काम नहीं करोगे, ना ट्रेडर्स ना रूलर्स ना कुछ, इंडिया को अब डायरेक्टली क्वीन कंट्रोल करेगी। और तब से शुरू होता है क्राउन रूल, 1858 से लेकर 1947, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है। अब इंडिपेंडेंस एक्ट भी ऐसे ही नहीं मिलता, उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स है, 1909 का है, 1919 का है, ठीक है, 1919 है, 1931 है, उसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट्स आते हैं, फिर फाइनली एक आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। इससे पहले एक्ट ऑफ 1935 भी आता है, लेकिन वो सब एक लंबी प्रोसेस है कि कौन से एक्ट में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या आया था, किस पोस्ट को बदल के कब क्या किया गया, ये सभी सारी डिटेल्स इन जो भी एक्ट्स हैं इनकी डिटेल्स में है। इनकी डिटेल्स अगली वीडियो में हम जरूर पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, चार्टर एक्ट में क्या था, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या कहा, कैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट्स ने काम किया, और कैसे फाइनली भारत एक आजाद देश बनता है। ये सारी चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होना शुरू होता है। ठीक है, चलिए, अभी के लिए थैंक यू। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट डिटेल्स पढ़ना शुरू करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूरा अमेंडमेंट के प्रोसीजर तक या बेसिक स्ट्रक्चर तक हम कंप्लीट पढ़ेंगे। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको पूरा कंप्लीट करें। लेकिन ये सब आपको समझ में आए और आप इतने प्यार से हंसी हंसी में ये सारी चीजें सीख जाएं, और आपको दोबारा कभी किसी बुक को प्रेफर भी ना करना पड़े। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय फॉर नाउ।